हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बिल्कुल मस्त है। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो टारगेट पॉलिटेक्निक का जो सीरीज चल रहा था, उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिर से अगेन एंड अगेन बार बार जो है आपको आते रहता है। फिर से किसका क्वेश्चन लाया गया है? केमिस्ट्री का सेट आपके सामने लाया गया है। सेट नंबर 19। सेट नंबर कितना है? 19 नंबर सेट है, जो आपको इंट्रांस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक का 2023 के जो इंट्रांस एग्जामिनेशन होंगे, प्रवेश परीक्षा होगा, उससे संबंधित और उससे वैसे ही आपका वो प्रश्न जो 2023 में पूछने की संभावनाएं हैं, वैसे प्रश्न को इसमें लाया गया है। तो प्रश्न तो एक बहाना है, थ्योरी तो तुम लोग को बताना है। प्रश्न हमारा क्या है? एक बहाना है। क्वेश्चन तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है। क्वेश्चन तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है, ये हमारा थीम है। और ऐसे ही आप देख भी रहे होंगे कि लगातार जो क्वेश्चन सेट आपको आ रहा है, तो प्रत्येक जो सेट हम ला रहे हैं उसमें 2-3 चैप्टर को पूर्ण रूपेण क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, और 2-3 चैप्टर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी होता है सारे को तोड़ दिया जाता है, और बचा हुआ जितने भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने डिलीवर किया जाता है। तो 2023 के परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न, और इसको आप कर लेते हैं तो यहाँ जाइएगा। कैसे जाइएगा? तो वो तरीका हम आप लोग को बता दिए हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म कहाँ भराएगा, कॉलेज कहाँ जाएगा, और हम लोग दौड़ में भाग ले चुके हैं, तो यहाँ से पीछे हटना संभव नहीं है, यहाँ से दौड़ते ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो आपका केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, ये जो आपका केमिस्ट्री का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके भी कुछ बेसिकली थीम्स हैं। तो ये थीम्स आपको तब पता चलेगा जब इसको क्या रखा गया है? गुप्त रखा गया है। क्या रखा गया है? गुप्त रखा गया है। जब आप इसको देखिएगा तो ऑलरेडी शुरू से लास्ट जाते जाते बहुत आनंद आएगा, और बहुत ही बेहतर और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को इसमें लेके आए हैं। और जब आप क्वेश्चन को देखिएगा, जब हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो बहुत सारे विधियां का चर्चा किया गया है। इस लेक्चर में आपको बहुत सारे प्रोसेस का हम चर्चा किए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका है ऑर्गेनिक उठाई, ऑर्गेनिक का बहुत सारा क्वेश्चन बताएं, फिजिकल के क्वेश्चन का हम बार लगा चुके हैं। इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाया गया है, और कार्बनिक से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन इसमें उठाया गया है। तो ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा तो क्या संभावनाएं बन सकती है, वो तो तब पता चलेगा जब हम उसको देख ले। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। तो गुप्त चीज़ें क्या होगी? आपका दिया हुआ है रेडियम 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है, यानी इसकी आधा आयु, अर्ध आयु मतलब क्या? जैसे गवर्नमेंट एज फिक्स कर दिया है क्या कि 60 बरस आपका उम्र हो गया तो आप एक्सपायर कर गए, चाहे आप कितनों काम करने योग्य है, पूर्ण रूप में स्वस्थ है, खूब काम कर रहे हैं, जो नया बहाली हो के बच्चा आ रहा है, लेकिन फिर भी 60 बरस हो गया, इट मीन्स क्या? आप एक्सपायर हो गए, आपका एज एक्सपायर हो गया। तो कहता अर्ध आयु मतलब क्या? 60 का 30, तो 30 बरस आ गया, क्रॉस कर गया, यानी आधा जिंदगी आपका कट गया। तो आधा जिंदगी तो मान लो मेरा कटने के कगार पर है और कट गया है। तुम लोग का भी उम्मीद है कि 1/4 कट ही गया होगा, न तो 1/4 के कगार पर आ ही गए होंगे आप लोग। तो 1/4 कट गया, आधा कटने में क्या है बचा हुआ? आप 3/4 बचा हुआ है। तो इसका कहता है कि आधा आयु आपका क्या है? 1580 वर्ष है। 4740 वर्ष पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। कितना? यानी इतना वर्ष बाद। तो सीधा सा बात है भाई, हमारा उम्र है 60 बरस, ठीक है, तो हम अगर 10 बरस गुजार दिए तो 1/6 हिस्सा गुजार दिए, तो पहला का कितना गुजार दिए? 1/6 हिस्सा। 30 बरस में पहला का कितना था? आधा गुजार दिए। 40 बरस में पहला का कितना? तो 4 जो ऑप्शन आएगा सो। तो इससे ये कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि RA आपका 226 का
प्रारंभिक जो है आपका कहता है प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं, मानने की चीज़ है, तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम है। कितना प्रारंभिक मात्रा शुरू में कितना है, 1 ग्राम है। जैसे जैसे ज़िंदगी कटेगा वैसे वैसे इसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, घटते चली जाएगी। यानी 20 किलो था, आधा ख़त्म कर दिए, चावल 20 किलो खरीद के लाए, आधा ख़त्म हो गया, इट मीन्स क्या 10 किलो ना बचा। फिर उसका आधा ख़त्म हो गया तो कितना बचा, 5 किलो। फिर उसका आधा ख़त्म गया, कितना बचा, 5 किलो का आधा 2.5 किलो। तो 1 किलो का 20 किलो का 2.5 किलो कितना होगा, 1/8 गुना होगा कि नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ भी है। क्या कहता है कि आपका 1 ग्राम था तो 1580 वर्ष इसका अर्धायु है। तो 1580 वर्ष बाद, इतना वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आपका आधा ग्राम हो जाएगा। फिर 1580 वर्ष, फिर 1580 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो इतने ईयर्स के बाद फिर इसका आधा हो जाएगा, तो 1 कितना 4 ग्राम हो जाएगा। और फिर इसके कितने वर्ष बाद, तो 1580 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इतने वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 1/8 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा, 1/8 ग्राम। पहले 1 ग्राम था, अब कितना हो गया, 1/8 ग्राम। क्योंकि टोटल आयु कितना दिया हुआ था, 47 और 40, तीनों को जोड़ दीजिए, 1580 और 1580 जोड़िएगा कितना होगा, 0 2 15 2 17, यानी 47 और 40 वर्ष। यही तो पूछ रहा था यही आपको पूछ रहा था। समझ में आ गया होगा कि इसका आयु कितना हो गया। आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत भी है नहीं। अब इसमें कुछ और देता, 4780 था, हो सकता था कि इसमें क्या दे देता, 1580 और जोड़ देता। तो 0 8 4 12 7 5 12 1 13 4 1 5। अगर यहीं पर आपको 5320 वर्ष बाद पूछता इतने वर्षों के पश्चात कितना होगा, तब फिर क्या करते हम लोग, इसको फिर 1580 वर्ष के बाद देखते, तो 1 कितना हो जाता, 16 हो जाता। लेकिन पूछ कितना रहा था, यहीं तक कहानी था। तो पहला वाला का कितना हो गया, तो 1/8 गुना। प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम था, अब कितना हो गया, 1/8 ग्राम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन था। अब कहता है कौन सी विशेषता वैद्युत संयोजी यौगिक में नहीं पाई जाती है। वैद्युत संयोजी यौगिक है यानी वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज के शेयरिंग से बना हो, यानी वैसे कंपाउंड जो चार्ज के शेयरिंग से फॉर्म किए गए हो। आवेश का आदान प्रदान होने के बाद जिस यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो अपोजिट चार्ज के बॉडी, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दे तो समझ में आ जाएगा, Na+ और Cl- है, तो ये दोनों आवेशित है और इसके बीच जो बॉन्ड बना, तो ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल यानी धातु है, और ये आपका नॉन मेटल है। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा, एक से एक इंटरेस्टिंग चीज़। वैसे तो आप लोग जानते ही है केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ा रहे हैं, सब विषय कैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो ये धातु है और अधातु है, तो दोनों के पास मेटल्स आर बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है अधातु, और धातु में जन्मजात गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है। तो ये प्लस माइनस मिल के बनाया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, काफ़ी मजबूत बंधन का निर्माण करता है। तो ये क्या हुआ, तो हमने कुछ लिखा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है वही। और कौन सा वैद्युत आकर्षण बल, तो वैद्युत के बीच में आकर्षण बल कब लगेगा, जब अपोजिट चार्ज रहेगा। समान आवेश रहता है तो विकर्षण बल काम करता है, रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और जब अपोजिट आवेश यानी विपरीत आवेश होता है, अपोजिट चार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, उसमें बनते हैं। और जनरली जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दिखा दिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। उसके बाद कहता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टेन और एक्वस अवस्था में, यानी गलित अवस्था में और आपका द्रवित अवस्था में वैद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है मोल्टेन और
कौन सा स्टेट में? एक्वस स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चूंकि इसके बॉन्ड मजबूत होते हैं, बंधन जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, तो काफ़ी मजबूत चीज़ को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो जब इसके बॉन्ड को, इसके एटम्स को आपस में अलग कीजिएगा तो मजबूत बंधन से जुड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ने में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना होगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब दीजिएगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा। आसानी से ना उबलेगा ना आसानी से पिघलेगा। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वेरी हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। किसके कंपेरिजन में? ऊपर वाले के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। आसानी से ये आयंस में है, तो नमक तो आसानी से मिल जाता है पानी में। किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। तो ये भी वाटर में आसानी से सॉल्युबल होता है, आयनिक स्टेट में मिल जाता है। मास जो होगा एटम का, कंसंट्रेट होगा कहाँ? जो आपका परमाणु होगा, परमाणु के नाभिक में टोटल का टोटल मास का क्या रहता है? केंद्रित किया हुआ रहता है। तो सारा प्रॉपर्टी हमने किसका बता दिया? तो वैद्युत संयोजी यौगिक जो था, जो आपके कैसे कंपाउंड थे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेयरिंग से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज शेयरिंग से जो कंपाउंड बना था, उसके सारे प्रॉपर्टी का वर्णन हम आपके सामने कर दिए हैं। अब हम ऑप्शन पर आते हैं। इसके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं क्या? इसका गलनांक तथा क्वथनांक नहीं पाया जाता है। तो गलनांक और क्वथनांक इसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है। और ये ध्रुवीय यौगिक होता है। बिल्कुल ध्रुवीय यौगिक होता है, क्योंकि इस पर चार्ज पाया जाता है। जल में विलय होता है। बिल्कुल जल में विलय होता है। विद्युत का चालक होता है, विद्युत का सुचालक नहीं। विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक नहीं होता है। ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करवाता है। वैद्युत का सुचालक होता है। यहाँ दिया हुआ है वैद्युत का कुचालक है। पूछ रहा है कि ये कंपाउंड किस नियम का पालन नहीं कर रहा है? तो ये तीनों का पालन कर रहा है, चौथा का नहीं कर रहा है। होता क्या है? हमने सारा विवरण आपके सामने रख दिया। यही तो स्टाइल है पढ़ाने का, कि एक एक चीज़ पहले तोड़ के आपको दिखा दिया गया, देन आफ्टर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया। हम यहाँ से भी तोड़ के ऐसे भी बोल के निकल जाते, लेकिन पहले हम बोल के निकल जाया करते थे, समझा दिया करते थे। कुछ बच्चे का ऐसा कमेंट था कि सर जो बात आप बोलते हैं ठीक है, समझाते हैं, अच्छी बात है, आप समझा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको कहीं भी किसी पेज पे लिख दिया कीजिए, ताकि हम लोग जब प्रिंट करें तो आसानी से प्रिंट कर ले। आने वाले समय में भी हमारे लिए क्या हो? बेनिफिशियल। और शिक्षा तो ऐसा चीज़ है जो सब दिन काम में आता है। चलिए, समझ में आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। हमने कहा था फिजिकल का कम क्वेश्चन है, लेकिन ये फिजिकल का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिक में बराबर संख्या में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि हमने पढ़ाया है आप लोग को और बताया है, खूब चिल्ला चिल्ला के बताया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका परमाणु संख्या होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो आपका, या एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऊपर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहानी दिया गया है, और नीचे सब क्या क्या लिख लो? एटॉमिक नंबर लिख लो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऊपर में है, नीचे प्रोटॉन हो जाएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर जैसे ए ऑप्शन को हम विजुअलाइज करते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? नियॉन है, ऊपर 20 है, और यहाँ नियॉन है, ऊपर 21 है। एटॉमिक नंबर दोनों का कितना हो जाएगा? 10। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा, तो एटॉमिक मास में से 20 में से 10 को घटा दीजिए। 20 माइनस 10 बराबर क्या? 10 हो जाएगा। यहाँ 21 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है किस में बराबर है, नहीं हुआ। अब चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन बी आपका कार्बन है, एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास 14। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 7 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर 4 जीरो होता है इसलिए जीरो लिखते हैं। न्यूट्रॉन तो क्या 12 में से 6 को घटा दीजिए 6 आ जाएगा, और 14 में से 6 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आएगा? 6 और 8 बराबर होता है? नहीं होता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा आप, सी ऑप्शन हम दिखाते हैं। ऑप्शन सी आपका आता है कार्बन 6 और 12 दिया हुआ है, नाइट्रोजन 13 और 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो 12 में से 6 को घटाइए 6 आ गया, और यहाँ पर 13 में से 7 को घटाइए कितना आ गया? 6 आ गया। यस, इट इज़ द राइट आंसर, दिस इज द
राइट आंसर। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। एक और ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4, और 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। यहाँ 4 और 5 न्यूट्रॉन है। तो पूछ रहा था कि ये जो आपके सामने निम्नलिखित तत्व दिए गए थे, किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए। एटॉमिक मास जो परमाणु भार संख्या होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो केवल प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटा दिए तो बच क्या गया? आपका इलेक्ट्रॉन, यानी आपका न्यूट्रॉन बच गया। ठीक है, प्रोटॉन ऊपर लिखा जाता है, राइट और लेफ्ट दोनों में लिखते हैं। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं राइट लेफ्ट दोनों में, और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये पहले भी बताएं, तो समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए क्या है नहीं है। वैसे तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, बहुत समझदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या के कितने गुना होगा? हाइड्रोजन परमाणु दिया गया है और उसका चौथा कक्षा का जो त्रिज्या होगा वो दूसरा कक्षा के कितना गुना होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा, रेडियस जो होता है त्रिज्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट के n स्क्वायर के। जहाँ ये आपका कक्षा है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर इसी को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। इसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि r जब n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पूछ क्या रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा मतलब क्या? r4 चौथी कक्षा का, तो n बराबर क्या होगा? 4। n बराबर क्या हो जाएगा? 4 और बट्टा दूसरी कक्षा था r2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 कटिए गया, अब बचा क्या? 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। हमसे पूछ क्या रहा था कि कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से जैसे ही निकालिएगा तो r4/r2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, यानी r2 दूसरा कक्षा के रेडियस का कितना हो जाएगा? r4 जो होगा दूसरा कक्षा के रेडियस का 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि रेडियस जो होता है, किसी भी एटम का जो रेडियस होता है, उसके जो एटम के ऑर्बिट और सेल का जो रेडियस होता है वो उस सेल नंबर के या ऑर्बिट नंबर के इस डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। कुछ देर आगे बढ़ते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ला है। कहता है Fe का रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाएंगे। तो FeSO4 क्या हुआ बेटा? आयरन जो था वो आपको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। धातु विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा रिएक्शन हुआ? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? धातु विस्थापन अभिक्रिया है इसमें, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यही तो होगा। प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर कम था, कॉपर को यहाँ से दूर भगा दिया। क्या किया? कॉपर को यहाँ से दूर भगा दिया। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, फालतू का दे दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम कार्बाइड्स, क्या कहता है? एल्युमिनियम कार्बाइड्स पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है? अब देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड दिया हुआ, पहले तो आप ध्यान से देखिएगा, हम बताना चाहते हैं जो आपका एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ जो है वो समझिएगा। ये सब तो बहुत राम कहानी है, ये सब तो हम बहुत ईजी वे में समझा देंगे, लेकिन जो समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऑर्बिट वाइज 283 होगा। 3 गो इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में होगा, और अंतिम कक्षा में जब 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को देता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है। तो इस पर एल्युमिनियम पर जो चार्ज आ जाएगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा। अब कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का 4 होता है। कार्बन का 4 है तो कार्बन पर 4 को माइनस होगा। अब दोनों को जब मिलाइएगा आप, जब दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिएगा आप, तो दोनों को मिलाने में आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा वो ज़रा ध्यान से देखिए। ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 3 आपका यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा? Al4C3 होगा। तो 4×12 को चार्ज पॉजिटिव इस पर, यानी 4×12 निगेटिव इस पर, और 4×12 पॉजिटिव इस पर। इस पर -4 होता है
और इस पर +3 होता है। +3 को 4 से गुना करो तो +12 आ गया, अब -4 को 3 से गुना करो तो -12 आ गया। प्लस माइनस दोनों मिल गया, तो ये कंपाउंड जो बना हुआ है वो बिल्कुल सही है। अगर हम इसका चर्चा नहीं करते तो ये गलत ही रह जाता। ठीक है, अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो वही कहानी होगा जो हम आपको बताए हैं, बस वो कहानी हमको अभी भी समझाना था। तो एल्युमिनियम पर क्या आ जाएगा, 3 गो प्लस आ जाएगा, और कार्बन पर क्या आएगा, 4 गो माइनस आ जाएगा। H2O को आप तोड़िएगा तो ये तोड़ना हम सिखा चुके हैं, तो H प्लस में टूटेगा और ये आपका O2 माइनस में टूटेगा, O2 माइनस में टूटेगा। अब हमको एल्युमिनियम किसके पास जाएगा, या H प्लस और OH माइनस कर दो, H प्लस में तोड़ दो और इसको OH माइनस में तोड़ दो। किस में तोड़ दो, OH माइनस में तोड़ दो। तो जैसे ही आप तोड़िएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाला के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस वाला के साथ। अब ध्यान से देखिए, चार्ज का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए इस पर 3 गो प्लस है, इस पर 1 गो माइनस है, तो इस पर भी 3 गो माइनस लाना होगा। तो बनेगा क्या कंपाउंड हमारे पास, वो देख लीजिएगा कि एल्युमिनियम तो बनेगा ही, इस पर 3 गो प्लस था, इस पर 3 गो माइनस लाने के लिए OH हमको कितना लेना होगा, 3 OH लेना होगा। कितना OH लेना होगा, 3 OH लेंगे तब जाके ये क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये बन गया। अब कार्बन पर 4 गो माइनस है, कार्बन पर कितना माइनस है, 4 गो, इस पर कितना प्लस है, 1 गो। तो इसको भी 4 गो प्लस बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा हमको, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CH4 बन जाएगा। ये OH3 हो गया, ये 4 हो गया। तो टोटल करिश्मा किसका था, जो हम एल्युमिनियम का और कार्बन का दिखा रहे थे, टोटल करिश्मा इस चार्ज का ही था। ठीक है, टोटल करिश्मा इसी का था कि कैसे कैसे ये बन गया वो हम आपको समझा दिए। तो पूछ रहा था कि कौन सा गैस बना, तो कौन सा बना भाई, मीथेन गैस बना। दिखाई तो दे रहा है, CH4 कौन बन रहा है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड्स पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, या हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, मीथेन होगा। कौन सा होगा, मीथेन होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र ये दिया हुआ, ये भी बेटा वही कहानी है, बार बार कहते हैं, घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं। ये भी आपका वही कहानी है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, M3PO4 5 दिया हुआ है, PO4 5 दिया हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ दे, इसको अगर हम तोड़ दे तो कहानी क्या आएगा वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप एक फार्मूला पढ़ें, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम पर चार्ज 3+ होता है, चाहे उसको छोड़ो ना, अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस होता है। तो इसका फार्मूला जो हम लिखते हैं तो ये 2 कहाँ चला आता है, यहाँ चला आता है, और 3 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। बन क्या जाता है, तो Al2O3। अब देखिए ये बैलेंस हो गया कैसे, तो एक एल्युमिनियम पर आपका 3 गो प्लस होता है, 2 गो एल्युमिनियम मिल गया तो क्या गो प्लस हो गया, 6 गो प्लस हो गया। एक ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस होता है, 3 गो मिल गया तो 6 गो माइनस और 6 गो प्लस। लाए कैसे, तो ऐसे। अब इसको अगर हम तोड़ दे उसी फेनोमेना से तो ये क्या हो जाएगा, आपका एम पर जो आ जाएगा मेटल है तो 5 गो प्लस आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। M+ और PO4 जो है इस पर क्या गो माइनस हो जाएगा, 3 गो माइनस हो जाएगा, 3 गो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो मेटल आपका दिया हुआ है उस पर चार्ज कितना आएगा, 5 गो प्लस आएगा। धातु पर प्लस आता है तो 5 गो प्लस किस पर आ गया, मेटल पर आ गया। अब हमको बनाना क्या है इसमें, तो मेटल का ऑक्साइड बनाना है। तो अब चलिए मेटल के ऑक्साइड पर सोचते हैं। तो इस पर आपका 5 गो प्लस है, ऑक्सीजन जो होता है उस पर क्या होता है, 2 गो माइनस होता है। अब इसका ऑक्साइड बनाइएगा तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ, और 5 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो बन क्या जाएगा हमारे पास, M2O5 बन जाएगा। अब इसका चार्ज देखिए, तो चार्ज जब इसका देखिएगा तो इस पर पाया जाता है +5, तब +5 को 2 से गुना कीजिएगा तब +10 हो गया। और ऑक्सीजन पर पाया जाता है -2, -2 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तब +10 और -10 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाएगा। और ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में, हमारे प्राकृतिक में इसका अस्तित्व होगा। चलिए ये आपका कहानी था जो बहुत बेहतर तरीका से आपको एक्सप्लेन किया गया। ये फॉर्मेट दिया हुआ था, इसके लिए मैंने पहले इसको समझाया,
यहाँ पे आए, इस हिसाब से हम इसको तौर पर मेटल पर चार्ज निकाल लिए। जब मेटल, इसमें तो मेटल दिया हुआ नहीं था ना, कोई M लिखा हुआ था। जब चार्ज पता चल गया, ऑक्सीजन का पता था, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर SO2 का भार होगा। यानी एक मोल कोई सब्सटेंस जो होता है, एक मोल सब्सटेंस के वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। एक मोल सब्सटेंस के वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोई भी सब्सटेंस के एक मोल जो अमाउंट होगा उसका जो वॉल्यूम निकालिएगा उसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। और वो कितना के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। पता चल गया। यानी 22.4 लीटर आपको H2O दिया हुआ है। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन देते हैं कि बेटा आपको ये बताना है, कि आपको ये बताना क्या है वो हम आपको ज़रा बता दें। आपको अगर हम दिए कि 44.8 लीटर H2O का भार बताइए, H2O का भार बताइए, भार ही पूछ रहा है, भार बताइए, किसका भार बताइए, तो आपका 44 पॉइंट। तो पहले क्या करेंगे कि पहले मोल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो एक मोल निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि एक मोल H2O जो होगा, ध्यान से देखिएगा, एक मोल H2O में, एक मोल H2O का कितना वॉल्यूम होगा, तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इससे ये पता चला कि 22.4 लीटर जो आपका H2O होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एक मोल आपका किसका होगा, H2O का है, एक मोल H2O का होगा। तो दिया हुआ कितना है, 48 दशमलव कितना, 44 क्या दिया हुआ था। अब इसका निकाल दो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, किससे, तो आपको जो दिया हुआ है आपको वो 44.8 लीटर H2O आपको क्वेश्चन में दिया है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, इतना H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो एक में हो जाएगा 44.8 अपॉन 22.4, कट के कितना आ जाएगा, 2 मोल आपका वाटर हो जाएगा, 2 मोल वाटर हो जाएगा, 2 मोल वाटर हो गया। अब जो 2 मोल आपका वाटर आया, तो एक मोल वाटर का, एक मोल H2O का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, एक 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। ये 2 मोल कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, चाहे 2 यहाँ पर लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। तो 2 मोल में ये आ गया। इसका मतलब है कि 22.4 लीटर आपका SO2 दिया हुआ है। इसका मतलब 1 मोल आपका सल्फर डाइऑक्साइड गया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। तो 1 मोल का भार कितना होगा, तो सल्फर का भार 32 होता है, ग्राम में लीजिएगा तो ये, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है ऑक्सीजन, तो 2 से इंटू कर दीजिए, कितना हो गया, 32 ग्राम। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 64 ग्राम। तो आपको क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था। तो हमने क्या किया कि वॉल्यूम जो दिया हुआ था, हम जानते हैं कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपको दिया जाता है, उसका अगर 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो जो अमाउंट आपको दिया हुआ था, जो वॉल्यूम आपका दिया हुआ था, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल दिए। जैसा कि आपको मोलर मास दिखाई दे रहा है, कितना ग्राम होगा, 64 ग्राम होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। आप केवल समझने की कोशिश तो कीजिए, वो भी नहीं कीजिएगा, बस देखते रहिए, देखते रहिए, ऑलरेडी समझ में आएगा। लेकिन याद रखेगा एक चीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, जो नहीं किया है वो कर ही लेगा, लाइक कमेंट करना तो भूलना नहीं है। और अब हमारे पास 100+ लेक्चर के करीब हम जा रहे हैं, तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी गैस जानता ही है, आता है ना एलपीजी गैस, अरे घर में खाना बनता है, वही सिलेंडर तो एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मीन्स आपका लिक्विफाइड, लिक्विफाइड मतलब क्या, लिक्विड में रूप में बदला हुआ है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को लिक्विड के रूप में बदलकर आपको एलपीजी में दिया जाता है। पूछ रहा है कि इसमें मुख्य घटक क्या पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य घटक के रूप में आपको 2 चीज़ पाया जाता है, एक आपका ब्यूटेन पाया जाता है और दूसरा आपका आइसोब्यूटेन पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, आइसोब्यूटेन पाया जाता है। हम जरा इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके विषय में बताते हैं। ब्यूटेन का मतलब ये हुआ कि सिंपल ब्यूटेन दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसको हम लोग एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। जो बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, नोमेनक्लेचर जिसको हमने पढ़ाया होगा, चिट्ठा भर देते हैं, चिट्ठा RFPD रूल याद करो जो पढ़ा होगा, इतना कुछ बता देते हैं कि जैसे विवाह शादी में चुमौन लिखाता है ना, अरे किसका है तो रामचंद्र पासवान, किसका है तो फलान मिश्र, किसका है तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, है ना, किसका है तो शारदा वाले का है, कितना तो 5,001 रुपया लिख दो, लिखता है ना। बिल्कुल वैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर जब केमिकल नेम आदमी जब केमिस्ट्री से नाम रखने लगेगा, जैसे अभी नाम रखता है, क्या रखता है, ABCD क क म ग क्षितिज फितिज, बहुत अच्छा नाम है ना। तो वैसे ही अगर केमिस्ट्री के फार्मूला के आधार पर नाम रखेगा तो उस समय भी बच्चा तुम लोग इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं उसका भी नाम, ठीक है। तो ये एन ब्यूटेन है, इसका मतलब 4 कार्बन, ठीक है, और आपका सब में ए नहीं लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बचा, क्या तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 2 और 2, ये आपका ये हो गया। अब तीसरा कहता है आइसोब्यूटेन, आइसो ग्रुप इसको कहा जाता है। ये ग्रुप आपका कहीं अवेलेबल है, हम कंपाउंड के साथ लिख देते हैं, तो ये ग्रुप आपका आइसो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और 4 कार्बन है तो आइसो है, 3 कार्बन तो है ही है, एगो और जोड़ दो तो आइसोब्यूटेन ये हो जाता है। तो आइसोब्यूटेन और आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये दोनों आपको मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है, किसमें, LPG गैस में। लेकिन इतना ही नहीं, कम अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट में, 9 के बराबर यानी कम अमाउंट में पाया तो जाता है, बिल्कुल कम अमाउंट में जो होता है, कम मात्रा में आपका इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है, इथेन और प्रोपेन दोनों पाया जाता है। तो आपको अभी कह दे कि क्या LPG गैस में केवल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है, हाँ मैक्सिमम अमाउंट में यही पाया जाता है। पूछेगा कि इसके साथ क्षणिक मात्रा में भी दूसरा कोई गैस भी पाया जाता है, तो यस सर, शारदा वाला बताया जाता, बिल्कुल बताए थे, एकदम खोल खोल के स्पष्ट कर दिए थे कि सर इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। मार दीजिएगा किसको, इथेन और प्रोपेन को भी टिक मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, समझ में आगे देखो ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए है ना, ब्रेन को वाश कर देगा, देखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देता है। अब बेटा जानो पहले उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटेलिस्ट। वैसा सब्सटेंस, कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो आपका अभिक्रिया का वेग होगा, वैसे जो 12 पढ़ चुका होगा वो केमिकल काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर खूब कैटलिस्ट के विषय में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में तो यूज होता है, ऑर्गेनिक में यूज होता है। हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कुछ बता के जाएंगे कि वहाँ जाने के बाद नहीं भी पड़ेगा तो काम तुम्हारा चल जाएगा। देखो क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के रेट को कंट्रोल करता है, जो रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके रेट को कंट्रोल करता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए उसके रेट को कंट्रोल करता है। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो इसका कोई पूछ नहीं रहता है, इसको छोड़ दिया जाता है। जैसे विवाह शादी में अगुआ होता है, जब तक नहीं हुआ तब तक पकड़ के रखा, और जब हो गया उसके बाद कहानी खत्म, इधरों से गाली सुनो और उधर से भी गाली सुनो, ये सिलसिला तो चलता है ना। चलिए नॉर्मल लाइफ है, नेचर के लोग हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक जरूरी भी है। अब देखिए क्या कहता है कि कैटेलिस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के रेट को कंट्रोल करता है, तो जरूरत पड़ने पर ये रेट को बढ़ा भी देगा, रेट को बढ़ा भी देगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो ये रेट को क्या करेगा, घटा भी देगा। इसका कई एक तरह से यूज करते हैं। जब इसको सॉलिड के फॉर्म में किसी भी कैटेलिस्ट को लीजिएगा तो वो आपका काम तो करेगा लेकिन धीरे धीरे काम करेगा, काम करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। उसी सॉलिड को छोटे छोटे कंकर के रूप में बदल दीजिएगा तो काम करेगा, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में कर रहा था उससे तेजी से करेगा। जब उसको आप पाउडर के फॉर्म में बदल दीजिएगा, जैसे पाउडर आता है डस्ट के फॉर्म में, सीमेंट उमेंट जैसे आता है धूल, उस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा तब वो और तेजी से काम करेगा। तो ये तो यूज करने का तरीका है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें कैटलिस्ट आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है, क्योंकि ये दो तरह का काम करता है। रेट को घटाता भी है और रेट को बढ़ाता भी है, रेट को घटाता भी है और रेट को बढ़ाता भी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लेते हैं
तो वो आपको रेट को बढ़ाएगा, रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। अगर आप निगेटिव कैटेलिस्ट ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, आपके रेट को घटाने का काम करेगा। तो एक बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। तो इसको जो पॉजिटिव वाला है इसको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। और जो निगेटिव वाला है उसको उत्प्रेरक विष कहा जाता है। विष मतलब क्या, जहर घोल देना, जहर घोल देना। आदमी मरना नहीं चाहता, जोर जबरदस्ती उसको मार दो, तो जहर पिला दो, क्या करेगा, मार देगा। तो मतलब क्या, जो हम नहीं चाहते हैं उसके अगेंस्ट अगर वर्क हो रहा है तो वो हमारे अगेंस्ट जो वर्क होगा उसी को हम लोग विष बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट तो पूछ रहा है कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देगा, तो कौन बढ़ा देगा भाई, उत्प्रेरक वर्धक जो होगा, यानी जो कैटेलाइजर होगा, कैटेलाइजर जिसको प्रोमोटर बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोमोटर भी बोलते हैं, प्रमोट करना। जैसे आप लोग फेल कर जाते हैं तो कैसे कोई टीचर को कहते हैं, आग्रह करते हैं, सर ऐसे ऐसे हो गया है, सब तो प्रोमोट, लेकिन मेरे पास रहेगा तो वो आवश्यकता नहीं होगा, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होगा, हम ऐसे ही प्रमोट, ऐसे ही तुम प्रमोट होते रहेगा। इस बार भी देखो बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। 10th क्लास का भी प्री फाउंडेशन का क्लास चलता है, उसका भी बच्चा 98% लाया तो 98, लेकिन थ्योरी में उसका देखेगा तो 99 बोले थे, कम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में नंबर काट लिया गया इसलिए कम आया है। तो घबराना नहीं है, 12 में भी बच्चे लाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इनऑर्गेनिक का इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं। और यही चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है, क्लोरीन का निर्माण किस मेथड से होता है, क्लोरीन को किस प्रोसेस से बनाया जाता है। हमारे पास 4 प्रोसेस दिए गए हैं। पहला आपका डेकॉन विधि दिया गया है, दूसरा आपका हैबर प्रोसेस दिया गया है, तीसरा आपका मर्क प्रोसेस दिया गया है, और चौथा आपका ऑसवाल्ड प्रोसेस दिया गया। हम तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वैसे बता के भी निकल सकते थे, लेकिन शारदा वाला ऐसा तो करता नहीं है, बिल्कुल ऑपरेट करता है, सब चीज़ को क्या करता है, ऑपरेट करता है। जब तक डीपली ग्राउंड, जब तक अंदर तह तक नहीं जाता है तब तक आंसर को ऊपर ऊपर लोकने का काम नहीं होता है। तो चलिए हम चारों विधि के विषय में पहले जान लेते हैं कि ये डेकॉन विधि क्या कहता है, हैबर विधि क्या करता है, ऑसवाल्ड विधि क्या कहता है, और मर्क विधि क्या कहता है। तो उसको पहले जानते हैं। पहला प्रोसेस आपका दिया हुआ है डेकॉन प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। डेकॉन प्रोसेस क्या कहता है, कहता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जब हम वैद्युतीकरण करवाते हैं तो उसको हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। यानी सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिएगा तो वहाँ से भी सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसको क्लोरो अल्कली विधि बोले, वहाँ से क्लोरीन। आप साधारण नमक जो आपके घर में होता है ना, बस उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए। उसको क्या करवाइए, इलेक्ट्रोलाइसिस, तक कुछ नहीं करवाना है उसमें। साधारण नमक में पानी को मिला दो, अब पानी मिलाने के बाद बिजली का 2 तार उसमें जाके डाल दो, ऐसे करके। बस सुरक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तार में फिर पानी में डालोगे तो करंट आएगा ना। अब उसके बाद डाल के रखिएगा, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगा तो वहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्लोरीन बनाते हैं। अब कहता है कि 4HCl दिया हुआ है, 4 गो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। यहाँ CuCl2 आपका कैटेलिस्ट जो अभी बताएं उत्प्रेरक का काम करता है। 400 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। 80% क्लोरीन मिलता है और 20% यहाँ से क्या बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। तो ये आपका डेकॉन प्रोसेस होता है। डेकॉन प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड के उपस्थिति में, एट कितना, 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमको क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 80% क्लोरीन बनता है और 20% वाटर बनता है। क्योंकि मास कंजर्व होता है, जितना LHS का होगा उतना ही RHS का होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोसियर बताया था, आप लोग को बता दिए हैं। तो उसमें जो LHS का मास होगा वो रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट का हो, तो 80% आपका क्लोरीन ही बनता है, 20% मात्र क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये आपका डेकॉन प्रोसेस होता है। दूसरा भी एक पहले का प्रोसेस था, इससे पहले जो प्रोसेस था वो क्या था कि सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और Cl2 बनता है। और यहाँ पर जो Cl2 पहले बनाया जाता था, इस प्रोसेस से पहले जब हम नहीं जानते थे इस प्रोसेस को, तब वहाँ पर क्लोरीन को ऐसे बनाया जाता था और इसमें बहुत कम अमाउंट में क्लोरीन बनता था। और इसका क्लोरीन गैस को सबसे पहले प्रयोगशाला में जो बनाया गया था वो आपको किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्ल विनलर एस्किले के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल विल्हेल्म एस्किले के द्वारा सबसे पहले आपको क्लोरीन गैस को कहाँ आइसोलेट किया गया था? तो लैब में आइसोलेट किया गया था। और यहाँ पर जो मैग्नीज हम लेते हैं वो मैग्नीज को विल्हेम प्रोसेस से द्वारा फिर से क्या कर दिया जाता है? रिकवर कर दिया जाता है। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। ये जब केमिकल रिएक्शन करवाइएगा तो वहाँ से क्या बाहर निकलेगा? वहाँ से क्या बाहर निकलेगा? तो वहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगा लार्ज अमाउंट में। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा प्रोसेस का चर्चा कर लेते हैं। दूसरा आपका हैबर प्रोसेस है। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का विधि होता है। अमोनिया बनाने का विधि होता है हैबर प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस और बियर्स प्रोसेस। 3 प्रोसेस होते हैं इनऑर्गेनिक में। वहाँ जब पढ़िएगा तो आपका एक हैबर प्रोसेस होता है, ठीक है, एक आपका सरपेक्स प्रोसेस होता है, और सरपेक्स प्रोसेस, और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो आपको बेयर्स प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? बेयर्स प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था हैबर प्रोसेस, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या NH3 के फॉर्मेशन का एक विधि होता है। अब कहता है कि टू फॉर्म अमोनिया कैसे बनाते हैं इसमें? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो लेते हैं इसमें 1:3 के रेशियो में लेते हैं। किस रेशियो में? 1:3। एगो ई तो 3 गो ई, एगो ये 1 मोल ये तो 3 मोल ये, 1 मोल ये तो 3 मोल ये, 1 ग्राम ये तो 3 ग्राम ये, ऐसे करके हम लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से लीजिएगा 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर 2 atm प्रेशर पर करवाते हैं तो अमोनिया बनता है। और यहाँ पर कितना कैलोरी एनर्जी बाहर हो रहा है? 23,400 कैलोरी बाहर हो रहा है। और अमोनिया आपका 10 से 15% ही बनता है। बाद बाकी जो आपका बचता है 80 से 85 यानी 85 से 90% आपका दूसरा कोई सब्सटेंस। ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ से भी एनर्जी बाहर निकलता है, यहाँ से भी एनर्जी बाहर निकलता है। और जब ये प्रोसेस को करवाइएगा तो इसका जो मास होगा इसके कंपेरिजन में इसका मास क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका मास क्या हो जाता है? मास कहते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाता है? घट जाता है। इधर का जो वॉल्यूम आएगा रिएक्टेंट्स का, और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपके रिएक्टेंट के आयतन से प्रोडक्ट का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। ये दूसरा प्रोसेस था हैबर्स प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस बताते हैं जो विल्हेल्म ऑसवाल्ड के द्वारा दिया गया था। कब? 1902 ईस्वी में विल्हेल्म ऑसवाल्ड एक प्रोसेस दिया था। वो ऐसा प्रोसेस था जो 3 स्टेप में संपन्न होता था। यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सिंपल केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटे। सिंपल केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है जो एक ही स्टेप में संपन्न हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिए तो वाटर बन गया, नहीं, NaCl को और NaCl कहते हैं, आपका HCl को और NaOH को मिला दिए तो NaCl प्लस वाटर बन गया। ये सब सिंपल रिएक्शन है। कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दिए तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ये सब सिंपल रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में संपन्न हो जाता है। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसको कम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है, जो 2, 3, 4, 5, 6, 10 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से कुछ और बना, दूसरा स्टेप में वहाँ से कुछ और बना, तीसरा स्टेप में कुछ और बना, ऐसे 2, 4, 5, 6, 7 स्टेप हम चलते हैं तब जाके हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी जो प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप में क्या होता है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाता है? नाइट्रिक एसिड में। तो अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो किस में बदल गया? नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल गया, वाटर मिला और इतना एनर्जी यहाँ से रिलीज हुआ। कितना? इतना एनर्जी। यह भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। दूसरा स्टेप में, तो पहला स्टेप में हमने क्या किया कि अमोनिया का ऑक्सीकरण करवा दिया तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। अब मेरे पास आया क्या? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम बना लेते हैं। कैसे? तो दूसरा स्टेप में आपका यही नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीडेशन करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना क्या लेगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और इसमें भी इतना एनर्जी आपको रिलीज होता है। तीसरा स्टेप में, तो दूसरा स्टेप पे हमको क्या मिला? तो नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड मिला है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में। तो ये तीसरा स्टेप में होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया था, किस में बदल गया, नाइट्रिक एसिड में बदल गया। किस में बदल गया, नाइट्रिक एसिड में बदल गया। और यहाँ भी एनर्जी निकला, तीनों के तीनों स्टेप में एनर्जी निकला। और लास्ट में हमको क्या मिल गया, NO मिल गया। और ये फिर रिसाइकिल कर जाएगा। ये आपका फिर से इसको यूज कर सकते हैं, जैसे डब्बा उब्बा को हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं। नहीं, हॉर्लिक्स खरीद के लाए, यूज कर लिए, उसमें नमक डाल दिए, उसके बाद तेल डाल दिए, उसमें दाल उल को डाल लेते हैं, रीयूज करते हैं, बार बार उसको हम यूज करते हैं, उसी को रीयूज बोलते हैं। तो यहाँ से ये फिर बन गया, तो फिर से इसको रिसाइकिल कर देंगे, रीयूज करते रहेंगे इसको। तो विलहेल्म ऑसवाल्ड प्रोसेस जो था वो आपका 1902 में विलहेल्म ऑसवाल्ड के द्वारा दिया गया था। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप में क्या हुआ कि आपका अमोनिया जो था वो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर गया। दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो था वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज कर गया। तीसरा स्टेप में क्या हुआ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो था वो नाइट्रिक एसिड में बदल गया। और 3 स्टेप में मिला क्या हमको, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल गया नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड मिला है इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग पर्पस से अलग अलग उद्देश्य में करते हैं। कहाँ कहाँ, तो एक्सप्लोसिव विस्फोटक के रूप में करते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक जो होता है, जो खाद खली हम लोग खेत में डालते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अमोनिया का आता है, अमोनिया खाद उद आता है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड का उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो बम बारूद विस्फोटक बनाए जाते हैं, बम बारूद, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, और सारे के सारे स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी निकल रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। सब में ऊर्जा बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला प्रोसेस देखिएगा। अब कहता है मर्क विधि। कौन सा विधि, मर्क विधि जो होता है ये आपका H2O2 जो हार्ड वाटर होता है, खड़ा पानी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण जो प्रयोगशाला में करवाया जाता है वो किस विधि से करवाया जाता है, तो मर्क प्रोसेस से करवाया जाता है। प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में जो H2O2 का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो मर्क प्रोसेस से होता है, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, H2O2 बोलते हैं। ये H2O2 होता क्या है, तो आपको हल्के पीला रंग का होता है। जो हार्ड वाटर जिसको समुद्री जल बोलता है वो हल्का पीला रंग का होता है, पहला चीज। जो नॉर्मल वाटर होता है या स्वीट वाटर जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उससे ये थोड़ा सा क्या होता है, घना होता है, उससे ज़्यादा मोटा होता है, उससे घनत्व इसका ज़्यादा होता है। तीसरा कहता है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, यानी बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास एक एक्स्ट्रा मात्रा में पाया जाता है। अब कहता है कि बहुत अच्छा विरंजक होता है। विरंजक मतलब क्या, समुद्र में जाके कपड़ा उपड़ा पहन के नहाएगा तो डिस्कलर हो जाएगा, कपड़े का कलर गायब हो जाएगा, वही विरंजक होता है। रंग को क्या करना, डिस्प्लेस कर देना। तो ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव भी होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक तत्व होता है। ये विसंक्रामक भी होता है और रोगाणुरोधक भी होता है। रोगाणु या रोग जो है उससे रोकने का भी काम करता है। रोगाणुरोधक और विसंक्रामक होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन, मर्क विधि। तो हमने चारों का कहानी बता दिया। तो क्लोरीन का फॉर्मेशन किस विधि से हुआ था, वो हम बैक चलते हैं अब आपके क्वेश्चन पर। हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो किस विधि के द्वारा हुआ, डेकॉन विधि के द्वारा हुआ क्लोरीन का फॉर्मेशन, जो आपको रिसेंट प्रोसेस था। अर्लियर प्रोसेस में कम बनता था, इसमें आपका क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में 80% बन रहा था। HCl का रिएक्शन किसके साथ करवाए थे, जरा देख लीजिए एक बार। HCl का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया था। इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा उत्प्रेरक था, तो कॉपर क्लोराइड था। 400 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए, समझ में आ गया होगा। ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था, जो हम पूर्ण रूपेण डिटेल में आपको समझा दिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो, सब हम ही बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ क्या कर लिया कीजिए, जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। दिन तो दिन, रात में भी नहीं बख्शा जाता है। देखिए क्या है, कहता है एक यौगिक का अनुभार यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना, 98 दिया हुआ है। उस यौगिक का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब यानी वेपर डेंसिटी। वाष्प दाब यानी कौन सा डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, जिसको VD हम लोग बोलते हैं। और अनुभार का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट है। यौगिक का मतलब कंपाउंड, यौगिक का मतलब कंपाउंड। अब पूछ रहा है तो हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं जरा वो बता दें आपको, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
वो मॉलिकुलर वेट किसके बराबर होता है, 2 गुने वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। हमको निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, मॉलिकुलर वेट अब बटा 2 हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, 98/2, कितना आ गया 49। बी सिंपल, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया है। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या कहता है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। तो पिछला लेक्चर में खूब बताए थे, आइंस्टीन जो था द्रव्यमान और ऊर्जा, मास और एनर्जी के रिलेशन को दर्शाया था किससे, E बराबर mc², यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। आइंस्टीन बताया कि किसी भी वस्तु को स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ c क्या है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है। किसी भी वस्तु को स्पीड ऑफ लाइट से अगर फेंक देते हैं तो उसका मास कन्वर्ट होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है किसमें, ऊर्जा में। यही तो बताया था E बराबर mc²। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कौन दिया था, E बराबर mc²। ये तो E बराबर hc/λ दूसरा चीज़ है। ये बराबर हाफ mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। E बराबर mgh आपका पोटेंशियल, ये सब पढ़ चुके हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपका प्लैंक्स का दिया हुआ चीज़ है। एक्स आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो ये आपका प्लैंक्स का कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। ये चारों को डिफाइन कर दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, H2 तथा O2 का विसरण दर का अनुपात क्या होगा। तो H2 और O2 का विसरण दर का जो अनुपात होगा वो आपका क्या होगा, वो हम बताते हैं। R जो होता है बेटा 1/m के बराबर होता है, 1/√m के बराबर होता है R। तो R जो आपका √m के बराबर होगा, तो हमको पूछ क्या रहा है, H2O2। तो यहाँ पर अगर RH2 लिखेंगे आप बट्टा RO2 लिखेंगे, तो इसका जो विसरण दर होगा वो आपका, तो यहाँ पर 1/√m किसका, H2 का मास, बट्टा जो मॉलिकुलर या मोलर मास, मॉलिकुल्स है तो मॉलिकुलर मास, बट्टा m किसका, O2 का मास। इसको सॉल्व कीजिएगा तो m किसका मास हो जाएगा, O2 का मास हो जाएगा, और ये m किसका मास हो जाएगा, तो आपका H2 का मास हो जाएगा। अब इसका मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 2 गो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32, तो 32 ग्राम। तो ये आपका 32 आ गया। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो ये कितना हो गया, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को एक साथ रूट में ले लीजिए, उधर 32 है इधर 2, कट के कितना आएगा, 16, तो क्या हो गया, 16:1 हो गया, 16:1 हो गया, 16:1, 16:1, 16 रूट के बाहर निकलेगा 16, तो कितना बचेगा, 4 ना, ये भी गलती कर दिए। चलो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4:1 हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया, 4:1 आया, 4:1 आया मास, ये आया। अब पूछ रहा है H2 तथा O2 का विसरण का अनुपात क्या है, तो 4:1 नहीं दिया है। इसका मतलब क्या दे दिया होगा, इसका जस्ट उल्टा लिख दिया होगा कि RO2 बट्टा RH2 जो होगा वो क्या होगा, 1:4 होगा, 1:4 होगा। आया समझ में। ये भी बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था, बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि H2O2 का विसरण दर जो होता है, अनुपात, रेट जो होगा मास डिकम्पोजिशन का, वो R बराबर 1/√m के बराबर होगा। बस यही चीज़ दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचता होगा पता न सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मेहनत कर कर के इतना कुछ दे रहे हैं। घबराना नहीं है बेटा, आप भी मेरे साथ ऐसा कीजिएगा तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी तो केवल एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग क्रैक कीजिए। आने वाले दौर में और आने वाले समय में आप लोग का कॉपरेशन अगर सही से रहा तो आप देखिएगा कि यही चीज़ नहीं, इससे और बेहतर बेहतर कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ बॉन्डिंग बना के रखिएगा, ये हम बार बार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो बॉन्डिंगे का चर्चा करेंगे, क्या बॉन्डिंगे का चर्चा करेंगे। देखो बॉन्ड सब दिखाई दे रहा है, क्या कहता है, संरचनात्मक सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है। अब देखो संरचना क्या है, तो इसमें 2 गो कार्बन है, तो लिख दो 2 गो कार्बन। कितना कार्बन है, 2 गो कार्बन है सर, तो ठीक है 2 गो कार्बन। हाइड्रोजन क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हाइड्रोजन है और 1 गो ऑक्सीजन है। और संरचना दिखाई दे रहा है कि 20 में ऑक्सीजन है, CH3 इस तरफ, CH3 इस तरफ। इसका जरा कहानी देखो, तो इसमें क्या है, 2 गो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6 गो, 1 गो ऑक्सीजन है। भाई केमिकल फार्मूला दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। तो लिखेंगे कंपाउंड
कंपाउंड मतलब क्या, यौगिक जिसका सेम केमिकल फार्मूला हो, सेम क्या हो, केमिकल फार्मूला हो, ठीक है, और डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चर हो, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। वैसे कंपाउंड्स या वैसा यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान हो और केमिकल फार्मूला जो हो यानी स्ट्रक्चर जो हो वो अलग अलग हो, रासायनिक सूत्र समान हो, उसी को क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समावयव कहा जाता है, समावयव कहा जाता है। और जिस विधि से इसका निर्माण होता है उसी को आइसोमेराइजेशन कहा जाता है, जिसको समावयवता बोलते हैं। तो क्या हो गया, दो समावयवी यौगिक है जिसका केमिकल फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो केमिकल फार्मूला C2H6O, C2H6O, स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें बीच में ऑक्सीजन है, इसके साइड में ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे कंपाउंड जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसको आइसोमर कहा जाता है। और जिस प्रोसेस से आइसोमर का समावयव का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन यानी समावयवता कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखे, अब तो कहानी शुरू हुई है। कहानी क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो चलिए आज के लेक्चर में जो जिस टाइप का क्वेश्चन था, जो भी कुछ आपको बताया गया, ऑलरेडी हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो लास्ट तक देखा होगा बच्चा, बार बार देखिए, इसको छोड़िए मत, छोड़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा। पॉलिटेक्निक वाले ही नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो 8, 9, 10th, 11, 12th ये भी बच्चे आप इसको देख सकते हैं, उसका भी कंटेंट इसमें हम बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को ये रिमाइंड करवा देते हैं और याद होना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है हम आपके सामने, जैसे महामैराथन का दौर चलता है वैसे महाभारत करके आपको एक सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें आपका लगभग 50 से 100 या 200 क्वेश्चन एक एक लेक्चर में होगा। और उम्मीद कीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन से पहले 2, 4, 5 महाभारत के लेक्चर हम आप लोग को दे दे, ताकि ये एक ऐसा लेक्चर होगा जो युद्ध करने के अंतिम पड़ाव पर, अभी हम लोग उस स्टेमिना में हैं कि युद्ध करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम लोग को युद्ध के, महाभारत के मैदान में कूद जाना है और कूद के वहाँ स्ट्रगल करेंगे, वहीं परिपक्वता हासिल करेंगे, अपने आप को परख लेंगे और उसके बाद ओरिजिनल मैदान जो पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन होगा वहाँ फेस करेंगे। तो ऑलरेडी कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। खाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, ठीक है, मस्त रहिए, खुद भी रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए।